10.3 का टॉपिक है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की स्थापना। या फिर कभी कभी ऐसा पूछ देता है हाइगन के नियम से स्नेल की नियम की स्थापना करिए। कभी कभी ये नियम लिखते नहीं, सिंपल से लिख दिया अपवर्तन के नियम को स्थापित करिए, या फिर लिख दिया स्नेल के नियम को स्थापित करिए, व्यंजक निकालिए, तब भी यही करना है। ठीक है, तो इसकी रेसिपी, प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न बड़ा सा भी पूछ देता है कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार स्नेल के नियम को स्थापित करिए, या फिर स्नेल का नियम लिख दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1 को स्थापित करिए, या फिर लिख दिया सिंपल सा हाइगन का नियम न लिख के सीधे लिख दिया स्नेल के नियम की क्या करिए, स्थापना करिए। इसके लिए हम ये रेसिपी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला क्या है, चित्र बनाने का तरीका समझते हैं और ये चित्र में क्या क्या है उसको समझते हैं। ठीक है ना। तो देखो, अपवर्तन तो तभी होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो क्या होता है, वो अपवर्तन होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, 4-5 लाइन नीचे एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन ये बताएगी कि ऊपर का माध्यम अलग है और नीचे का माध्यम अलग है। तो यहाँ पर ऊपर का माध्यम हमने क्या ले लिया है, विरल, और ठीक है, और नीचे का माध्यम क्या ले लिया है, सघन। जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश का वेग भी बदल जाता है। जैसे वायु में देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। पानी में देखें तो 2 × 10⁸ होती है। माने वहाँ 3 थी, यहाँ क्या हो गई, 2। और कांच के अंदर जाए तो 1.5 होता है, हीरे के अंदर जाए तो और कम हो जाता है। माने सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो कुल मिला के माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसमें मान लेते हैं कि V1 है और दूसरे में क्या हो गया, V2। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम फिर इसके बाद इसका अभिलंब खींच लेंगे, ये वाली डैश डैश लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हमको एक किरण खींचना है, ये वाली जो किरण आती है वो आपतित किरण कहलाती है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सी किरण कहला गई, आपतित किरण। लेकिन कल हम पढ़े थे कि जो किरण होती है और जो तरंगाग्र होता है उनके बीच का कोण कितना होता है, 90। मतलब ये यदि ये किरण जा रही है और इसमें ये टकरा रही है तो इस पर ये जो कोण बनेगा, ये जो सतह है, ये क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ समझना, इसमें मैं 2 कलर से बनाया हूँ। ये जो पीली वाली है ये तरंग है या किरण है, और जो इधर से जा रही है ये क्या है, तरंगाग्र है। यदि इनके बीच का पूरा कोण देखा जाए तो कितने का होगा, 90 का। आपको इसको ऐसे बनाना है जैसे लगे कि ये और ये आपस में ऐसे खड़ी हुई है। यदि सीधा करें तो कितने का कोण बन जाए, 90 का, है ना। तो दोनों चीज समझ में आ गई। दोबारा से पूछता हूं, ये जो पीली वाली किरण है ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण। और ये जो हरा वाला है ये क्या कहलाया, आपतित तरंगाग्र। इनके बीच का कोण कितना रखना है, 90। ये लाइन समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूं, इसको आप समझना। ये जो किरण है ये किसको बता रही है, आपतित तरंगाग्र। क्योंकि जो हाइगन का सिद्धांत है वो तरंगाग्र पर ही निर्भर है, वो तरंगाग्र की ही बात करता है। उसमें पढ़े थे ना कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का काम करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। माध्यम समांगी हो तो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है ना। और द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल नए तरंगाग्र को बताता है। ठीक है, माने हर जगह पर ये किसकी बात करता है, तरंगाग्र की। तो यहाँ पर ये तरंगाग्र बन गया। ये लाइन समझ में आ गई। यहाँ भी मैं एक किरण बनाया हूं, तो ये भी इसकी क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ये भी क्या कहलाएगी, आपतित। 2 जगह मैं इसको आपतन बता रहा हूं, यहाँ भी। क्योंकि जब ऊपर से आती तो एक ठो किरण नहीं आएंगी, हजारों अरबों खरबों किरण आती हैं। उनमें से हम 2 ले लिए हैं, एक ये वाली ले लिए, एक ये वाली ले लिए। ठीक है, यहाँ पर आई का मतलब क्या है, आपतन कोण। तो यहाँ पर भी मैं ये अंदर भी बना दिया, तरंगाग्र का आपतन कोण। ये आपतित किरण के साथ है और ये किसके साथ है, तरंगाग्र के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं V1T लिखा हूं। इसका मतलब क्या है यार, V1T का। तो देखो, ये आप लोग जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
अब मुझे यहां पर दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणे चाल या चाल गुणे समय। तो ये दूरी है, BC का मतलब क्या है, दूरी, माने V1 माने हो गया चाल। यहां बोल रहे हो ना दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल का मान क्या है, V1 है ना, और समय क्या ले आ रहे हैं, T। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी V1T। कि उतने समय में यहां से यहां तक ये कैसे जाएगा। ऊपर का हिस्सा समझ में आ गया। अब अगले ही पार्ट में चलते हैं, अगला पार्ट देखना। अगले पार्ट में आपको चित्र बनाते समय बड़े ध्यान से देखना है। ये जो मैं पीली वाली लाइन खींचा हूं, ये अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है, अपवर्तित। लेकिन ये सीधी नहीं जाती है। आप जान चुके हैं कि जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो मैं ये सीधे न ले जाके थोड़ा क्या कर दिया, झुका दिया। एक चीज ये ध्यान देना है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ प्रकाश की चाल ज्यादा है ना, तो ज्यादा दूरी तय करेगी। यहाँ सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, कम है, तो कितना दूरी तय करेगी, कम दूरी। थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल समझो। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है और कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। दोनों का टाइम तो एक घंटा है ना। एक घंटे में कितना चल रहा है, ये 60, और एक घंटे में कितना चल रहा है, 40। तो कौन कम ज्यादा दूरी तय करेगा यार, 60 वाला। ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ये कम दूरी तय करेगा। तो यहाँ जो है प्रकाश की चाल कम है, इसमें क्या है, कम है, तो दूरी कैसा करेगा, कम। तो देखो V1T वाली लाइन बड़ी है और V22 वाली लाइन कैसी है, छोटी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, चित्र बनाते समय ये V2 वाली लाइन कर लेंगे। अब मुझे ये पता करना है कि अपवर्तित तरंगाग्र कहाँ बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V2T को त्रिज्या मानेंगे। त्रिज्या और चाप समझते हो, जैसे मैं यहाँ पर ये नोक रखा और इसके बाद ये मैं ऐसे बनाता हूँ, मान के चलते हैं कि ये हाथ से चल रहे हैं, ये इसका क्या कहलाए, चाप। तो जितनी दूरी लेते हैं वो इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या, है ना। तो हम A को केंद्र मानेंगे और V2T को क्या मानेंगे, त्रिज्या, और इस पर चाप काटेंगे। जहां चाप कट जाएगा उसको D और C से मिला देंगे, वही क्या कहलाएगी, अपवर्तित तरंगाग्र। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा अलग से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हम लोग हाइगन के सिद्धांत में ये पढ़े थे, नए तरंगाग्र की स्थिति का हम पता कैसे लगाएंगे। तो हम क्या करते थे कि एक V2 ये वाला, कल वाला में थोड़ा सा चलता हूं। कल वाले में हम क्या किए थे उसको समझो। ये स्रोत लिए थे, स्रोत के बाद क्या बनाए थे, गोला। लेकिन गोले की त्रिज्या हम क्या लिए थे, VT। मेरे पास गोले की त्रिज्या के लिए मैं क्या ले रहा हूं, V2T ले रहा हूं। फिर इसमें मैं स्पर्श रेखा, इसको छूते हुए एक रेखा खींच दिया था, तो वो क्या बताया था, नया तरंगाग्र। बस यही है, यहाँ ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। ये पूरा गोला ना बना के मैं इतना गोला बनाया हूं, इसको टच करके यहाँ कर देंगे तो क्या कहलाएगी, अपवर्तित तरंगाग्र। अब चलिए इसको फिर से बात करते हैं, क्या क्या समझ में आया आपको, मुझे थोड़ा पता चले। तो ये चित्र हो गया। चित्र इस तरह से बनाना, इसको मिला देना। यहाँ आपको चाप भी शो करना है, क्योंकि मेन तो यही है, यहाँ पर हमको बताना है कि ये इसका क्या है, चाप है। ठीक है, हमको हाइगन के तरंग सिद्धांत को बताना है। तो अब इसका शब्द बनाते हैं। शब्द सिंपल सा है, देखते हैं। माना कोई प्रकाश किरण सतह पर आपतित होती है। क्या, माना कोई प्रकाश किरण सतह पर आपतित होती है जिसमें AB आपतित तरंगाग्र है। AB क्या है, आपतित तरंगाग्र। ठीक है, विरल माध्यम में इसका वेग क्या है, V1 है ना। तो BC बराबर क्या है, BC माने BC बराबर या दूरी बराबर क्या है, V1T। एक बार इसको बोलना है, एक बार इसको बोलना है, एक बार इसको बोलना है। ठीक, चालू करते हैं। माना एक आपतित किरण है, ठीक है, या आपतित किरण किसी सतह से टकराती है। हाँ, यहीं से चालू करते हैं। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण सतह से टकराती है।
जिसमें ए बी आपतित तरंगाग्र है। यदि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है ना, तो t समय में चली गई दूरी bc बराबर v1t होगी। हाँ, यदि यहीं से बोलते हैं, यदि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हो तो t समय में चली गई दूरी bc बराबर v1t होगी। bc के आगे बराबर लगा के लिख देना। हाँ जी, थोड़ा सा बोल के देखो क्योंकि थोड़ा नई चीज लग रही। माना आपतित किरण है, आपतित किरण किसी सतह से टकराती है। ठीक है, टकराना नहीं लिखोगे तो लिख देना कि आपतित किरण है जिसका ए बी आपतित तरंगाग्र है। यदि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 हो, है ना, हाँ, तो t समय में चली गई दूरी bc बराबर v1t होगी। बस इतना लिखना है। ठीक है, दूसरा वाला देखो यहां। अब दूसरा समझना, यहां पर समझते हैं इसको कैसे बोलना है। यदि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो t समय में चली गई दूरी क्या होगी, v2t होगी। अब a को केंद्र मानकर v2t को, चित्र देखेंगे तभी, आप इधर उधर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, चित्र से ही बोलना है। फिर से देखो यहां से, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तो t समय में चली गई दूरी v2t होगी, है ना। फिर क्या करना है, यहां देखो, a को केंद्र मानकर v2t को त्रिज्या मानकर अपवर्तित किरण में चाप काटते हैं। ये पीली वाली किरण का नाम क्या है, अपवर्तित किरण में चाप काटते हैं। जहां चाप कटता है उसे D बिंदु मानते हैं। फिर D को किससे मिलाते हैं, C से मिलाते हैं, तो हमको DC अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होती है। अब थोड़ा सा गोलमोल हो गया तो दूसरे भाग में चलते हैं। यहां से चलो, यहां से बोलो तो, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। लाइन क्लियर हो गई। फिर t समय में चली गई दूरी v2t होगी। ठीक है, यहां पर पहुंच गए। फिर a को केंद्र मानकर v2t को त्रिज्या मानकर किसमें खींचोगे चाप, अपवर्तित किरण में। ये इसका नाम क्या है, हाँ, अपवर्तित किरण में क्या करते हैं, चाप काटते हैं। जहां चाप काटता है उसे बिंदु D मानते हैं। D को बिंदु C से मिलाते हैं तो DC अपवर्तित तरंगाग्र होगी, इस तरह से। ठीक है, तो एक बार आप लोग को अब सबको बोलना है, जहां जहां मैं हाथ रखूंगा उसके हिसाब से आप उसको समझिए, बोलिए, तब फिर अब शब्द बनाएंगे फिर। ठीक है ना। हाँ, जहां हाथ रखोगा ही, माना कोई आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, काम खत्म हो गया। ठीक है, जिसमें जिसमें ए बी आपतित तरंगाग्र, इसका काम भी खत्म हो गया। हाँ, एक है तो पहले माध्यम में, हाँ, विरल माध्यम भी बोल सकते हो पहले। हाँ, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, t समय में चली गई दूरी v1 bc बराबर v1t होगी। काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर यदि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो चली गई दूरी, t समय में चली गई दूरी v2t होगी। ठीक है, फिर a को केंद्र v2t को त्रिज्या मानकर अपवर्तित किरण में चाप काटते हैं, उससे बिंदु D को, तो DC अपवर्तित तरंगाग्र होगी। बस इतना चित्र के बारे में लिखना है। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना है, फिर आगे स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा है, एक बार हमको क्या निकालना है, साइन आई। ठीक, अब आप लोग देखो वर्डिंग को छोड़ करके, यहाँ पर साइन आई कौन से त्रिभुज में बन रहा है, त्रिभुज का नाम बताओ पहले। ABC, आई वाला पहले देखना है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में साइन आई बराबर, तो साइन आई क्या होता है यार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें लंब ढूंढ के बताओ क्या है यार, इस चित्र में लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? एक ही जवाब आया है तो हाँ, ये जो कोण के सामने वाला भुजा है, 90 यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। तो लंब क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? BC। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, कोण के सामने देखो जो दिखेगी भुजा वही क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, तो ये हो गया BC। कर्ण ढूंढो, हाइपोटेनस ढूंढो। हाँ, ये 90 वाला है, नहीं AB नहीं है, ये तो 90 बनेगा, 90 के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा, ये क्या है? AC। तो ये हो जाएगा AC। ठीक, BA नहीं, आप ये समझो जब यहां पर ये किरण बनती है तो ये 90 का कोण बनाती है, तो जब 90 का बनाएगी तो 90 के साथ हमें कर्ण नहीं रहता, 90 से सामने वाला कर्ण होता है। जैसे आप ये त्रिभुज बनाते हो, ये वाला, ये 90 बन गया ना, अब मैं सीधा सीधा बनाऊंगा तो दिखेगा, ये वाला जो इसके सामने होगा, 90 के सामने वाला, वो क्या कहलाता है? कर्ण। ठीक है, ऐसा इसमें कोई एक लंब है और इसमें कोई आधार है, ये डिपेंड करता है कि कोण कहाँ मानेंगे। यदि मैं यहाँ कोण मान लिया तो ये वाला लंब हो जाएगा, और जिससे कोण जुड़ा है वो क्या कहलाएगा? आधार। यदि मैं इसको कोण मान लूं, इसको, तो कोण के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं रहता कि आपको ये सीधा दिख रहा है तो यही लंब है, लंब ये वाला भी हो सकता है, बस आपको ये देखना है कि कोण कहाँ है, कोण के सामने वाला ही क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ें। तो ये हो गया। अब हम अगला त्रिभुज ले लेते हैं, नीचे वाले त्रिभुज का नाम देखो, है ना, ADC। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADC में क्या निकालेंगे? साइन R। इसमें लंब बता दो यार, है ना, पहले R ढूंढो, है ना, R के सामने जो होगा उस भुजा का नाम क्या है? AD। तो AD इसका क्या कहलाया? लंब। ये हो गया AD। ठीक है, इसके बाद अगला हिस्सा चलते हैं, इसका कर्ण ढूंढो, तो ये कर्ण वही हो जाएगा, ठीक, हाइपोटेनस, ये क्या कहला गया? AC। ठीक है, ये मेरे पास था पहला समीकरण, ये मिल गया मुझे दूसरा समीकरण। बोला उन्हें कब साइन I निकालना है तो पहला नंबर, साइन R निकालना है, कितना हो गया? दूसरा। अब अगला स्टेप क्या बोलता है? हम साइन I भी निकाल लिए, साइन R भी निकाल लिए, अब अगले वाले में चलते हैं। समीकरण 1 का भाग किस में करना है? 2 में। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1/2 करने पर। भाग करते समय ध्यान देना, 1 नंबर का देखना है और उसके बटे में 2 नंबर का लिखना है। तो बराबर का इधर होगा, बराबर के उधर का उधर होगा। 1 नंबर में इधर क्या लिखा है? साइन I, तो ये मैं लिख दिया साइन I। ठीक है, फिर बटे में 2 नंबर लिखना है, तो बटे का क्या हो गया? साइन R। फिर बीच में क्या लगेगा? बराबर। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC होगा। ये पहले वाले का मैं लिख दिया हूं, BC अपॉन AC, और इसका क्या लिखा है? AD अपॉन AC। ठीक है, और बिंदु याद करके नहीं जाना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी बिंदु रख सकते हो, उसका कोई लेना देना नहीं। आपको लगे कि मैंने यहाँ B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ, D लिख देता हूँ, जो भी नाम लिखना हो लिख देना, उसके हिसाब से आपको काम करना है बस। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, तो देखो साइन I अपॉन क्या हो गया? साइन R। यहाँ पर हमारे पास बचेगा BC अपॉन AD, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, नहीं उल्टा नहीं होगा, वो तो पहले से ऊपर का है, बटे का होता तब बदलता है, बटे वाला बदलता है, ये बटे में नहीं है। ये नहीं समझना कि AD ऊपर जाएगा BC नीचे जाएगा, ये पहले से ऊपर बटे का होता, ऊपर ये वाला कटता तब ऊपर जाता। ठीक है, अब आगे का स्टेप देखो, लास्ट का चल रहा है साइन I अपॉन साइन R। अब इधर देखो, BC का मानचित्र से ढूंढो। हाँ, ये है BC ना, BC का मान क्या है? V1T, तो मैं लिख दिया V1
टी। हाँ, फिर एडी का मान देखोगे तो ये एडी है, ये क्या है V2T, तो ये हो जाएगा V2T। अब इसमें से टी कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, साइन I अपॉन साइन R, और ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। ठीक है, इसके अगले हिस्से में चलते हैं, लास्ट स्टेप है ये। अब अगला स्टेप ये है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, N21, माने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको हटा के अगले स्टेप में क्या लिख दोगे, साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या हो गया, N21। बगल में हमको लिखना है कि V1 अपॉन V2 का मान क्या होता है, N21 होता है। इस तरह से इसको आपको हल कर